चलो तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, और छोटा भी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप डाल दो हेडिंग, मैक्सवेल मैक्सवेल स्पीड, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था अपने को इसमें। सही है भाई? देखो कैसे, जैसे सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। है बेटा? सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन ब्लर हो रही है भाई? यस सर। सागर? हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको तो अभी देखो, आएगी थोड़ी देर में आएगी। अब आई क्या स्क्रीन साफ? नो सर। अरे यार ऐसे कैसे आ जाएगी थोड़ी देर में। वो ये ऑटो फोकस का थोड़ी सेटिंग इसमें चेंज है ना? अभी आएगी थोड़ी देर में, रुको। चलो, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो ये v1 स्पीड से, ये v2 स्पीड से, ये v3 स्पीड से, ये v4 स्पीड से, v5 से और v6 से ऐसे भागते रहते हैं। कुछ की स्पीड क्या होती है? कम होती है, कुछ की स्पीड ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्पीड है वो 480 मीटर पर सेकंड आरएमएस हमने वैल्यू निकाली थी, और यदि आप नाइट्रोजन का देखो तो वो उसमें 490 मीटर पर सेकंड थी, है ना? और इसी तरीके से बाकी हाइड्रोजन की स्पीड जो थी हमने निकाली थी 1833 मीटर पर सेकंड, ऐसे होती है। लेकिन ये स्पीड जो होती है ये आरएमएस स्पीड होती है। अब साफ दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? नो सर। नो सर। अरे यार आज क्या हो गया इसमें? ऐसे तो नहीं है, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा था थोड़ी देर पहले। साकिब, नेहा, बताना बेटा, एक दो और बच्चा। सर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। पता नहीं कैसे नहीं आ रही यार। हाँ, अभी तो मैं पढ़ा के ही निपटाऊं। हेलो प्रज्ञा। यस सर। हाँ, स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है आपको? सर पूरी क्लियर नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सही चल रहा था ना? अभी तो यस सर। पूरी क्लियर कैसे सर नहीं? आपका लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपका नेटवर्क थोड़ा बैंडविड्थ हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? यस सर। ओहो, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ऐसे। अभी अभी तो तुम्हें पढ़ाया ही था नहीं? सर मे भी कट ऑफ। सर रिजॉइन कर लो क्लास एक बार सर। कैसे कह रहे हो? दोबारा बोलो। सर रिजॉइन कर लो, रिजॉइन। अच्छा, रीजॉइन एंड कर दूं मीटिंग?
यस सर, अब आ रही है। नेहा, सागर, सागर दिखाई दे रहा बेटा साफ? सर अब क्लियर है सर। हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी। चलो चलो, मैं अभी अभी तो पढ़ा ही रहा था इसे, छोटे इसे 12th की बच्ची को, प्रज्ञा को। तो ये है। हाँ भाई, ध्यान से सुन लो कि जैसे गैस गैस होती है, ये गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे हमने आरएमएस स्पीड निकाली थी ऑक्सीजन की, तो 480 नाइट्रोजन की इतनी और हाइड्रोजन की इतनी आई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है अंकित, साकिब, कि हर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इतने ही स्पीड से भाग रहा है। आ गई क्या बात समझ में? आरएमएस स्पीड का मतलब होता है कि ये v1 v2 v अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहा होगा, और इसका क्या ले लें हम, स्क्वायर का एवरेज ले लें, तब आरएमएस स्पीड आती है। तो इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से भागते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कम स्पीड से भागते हैं। लेकिन हम, ऐसा नहीं है कि इस गैस में चैम्बर मॉलिक्यूल है तो एक एक मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। हम तो क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्लियर है क्या बात? सही है भाई, एवरेज एवरेज ले लेते हैं, आरएमएस ये है। तो गैस के चैम्बर में जो वेलोसिटीज होती हैं, स्पीड होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ये क्या देता है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ये बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी, उसके बारे में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है। ये बात समझ में आई कैसे? लिख लो, आप लिख लो। इफ वी कंसीडर, ऐसे लिखो, पहले तो ये बना लो, बनाओ इसे। हो गया सर? अच्छा, तो अब लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, है ना, इसी के नीचे लिखो। जैसे मैं यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लूं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यदि हम कंसीडर करें तो इसकी स्पीड आरएमएस आती थी 480 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन पर, जब आपने निकाली थी ऑक्सीजन की, ध्यान कर लेना 280 के लगभग आती है। तो ऐसे लिखेंगे, सम oxygen molecules have speed more than 480 meter per second, and some have less than 480 meter per second, less than 480 meter per second। क्लियर है क्या बात? 480 से कम होती है, 480 से ज्यादा होती है। मैक्सवेल, कॉपी करो इसे। Maxwell gave graphically representation for distribution of speeds of molecules। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया उसने मॉलिक्यूल्स को।
क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था मैं बता देता हूं। उसने बताया, उसने ग्राफ ड्रॉ करा, किसमें, ये करा dn अपॉन dt, dn अपॉन dv और v फॉर स्पीड, v, वेयर, ऐसे लिख देंगे, वेयर dn is the number of molecules, dn is equal to number of molecules whose velocity is in between v to v plus dv। और ग्राफ कैसे आता है बेटा, ग्राफ इसका ऐसे आता है, ये dn अपॉन dv, dv क्या है, ये क्या है स्पीड, ये है dv, है ना। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो स्पीड होगी इन मॉलिक्यूल्स की, बोर्ड पे देखो बेटा, 480 को यदि हम कंसीडर करें तो कुछ की वेलोसिटी 480 से कम भी होगी, 480 से ज्यादा भी होगी। ये तो आरएमएस आई थी, दिस इज आरएमएस। तो 0 से लेके मैक्सिमम तक स्पीड हो सकती है इसकी। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कैसे, जैसे ये मान ले हम ऐसे कंसीडर कर लें, ये क्या है v, है ना, ये क्या है v और ये क्या है dv, स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ऐसे dv, है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, dn होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, dn। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसे क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में dn होंगे और इसे बोलते हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दे ग्राफ खिसक जाएगा? सब बताऊंगा एक एक करके। बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, नीट में जो मैं बताऊंगा उससे ज्यादा ही, मतलब जितना आता है उससे ज्यादा ही बताऊंगा, लेकिन ये बहुत टफ है। एक इक्वेशन तो इसकी बहुत भयंकर भी है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जो कि मैं आपको लिखवाना नहीं चाहता, है ना। बोर्ड पे देखो, ये है इसकी इक्वेशन, dn इज इक्वल टू n m अपॉन 2kt 3/2 v स्क्वायर, ऐसे वैसे। तो इसे अपन आईटी वाईटी में तो पढ़ाते हैं, लेकिन नीट में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात है। तो मैं अभी पूरा इसका निचोड़ करवा दूंगा तुम्हें धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड 480 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल की 480 नहीं होती, कुछ की कम भी होगी, कुछ की ज्यादा भी होगी। बोर्ड पे देखो, मैं फिर से बनाता हूं इस ग्राफ को। तो जो स्पीड, ये तो क्या है स्पीड, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड 0 भी होगी और कुछ की स्पीड मैक्सिमम भी होगी। तो जो स्पीड होती है ना, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आता है ऐसे, ये है, नहीं है बात समझे, dn अपॉन dv। तो अगर जो ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जैसे यहां पे मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड इतनी है, यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल, स्पीड अलग अलग हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, एक चीज यहां पर आएगी, यदि मैं इस ग्राफ की स्लोप के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, स्लोप के बारे में बात करूं, तो इसकी जो स्लोप है वो 0 है ना। ये स्लोप क्या है, 0। यहां पर है dn अपॉन dv, ये टेंजेंट खींच देना इस पे, टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्लोप 0। तो जिस पॉइंट पर dn अपॉन dv 0 होता है, वहां पर ये जो स्पीड होती है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। आगे बात समझ में, मैं इसे लिखा देता हूं, लिखो, स्पीड की वह वैल्यू, स्पीड की
वो वैल्यू, स्पीड की वो, ऐसे लिख लेना यहां पे, स्पीड की वो वैल्यू जिसके लिए dn अपॉन dv कितना हो जाए, स्लोप क्या हो जाए, एक मिनट, dn अपॉन dv मैक्सिमम हो, मैक्सिमम। अरे स्लोप तो जीरो है ही, स्लोप तो जीरो होगी, यहां स्लोप जीरो होगी, लेकिन dn अपॉन dv ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। dn अपॉन dv मैक्सिमम हो, जिसके लिए dn अपॉन dv मैक्सिमम हो, वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। लिख लो इसे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। dn अपॉन dv क्या हो गया, ये dn अपॉन dv है ना, dn क्या है, dn है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन dv, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू एंड इट्स वैल्यू is vmp is equal to रूट 2RT अपॉन m नॉट होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी बेटा, 2RT अपॉन m नॉट के बराबर होगी। dn अपॉन dv मैक्सिमम होगा। एक पॉइंट तो ये लिख लो, दूसरा पॉइंट जब लिख लो तो बेटा इसे बता देना मेरे को। सर अच्छा एक मिनट, सही है। अब बोर्ड पे देखो, ये बताओ कि ये है स्पीड, यदि मैं v, यहां पर स्पीड कितनी है इसकी v, और ये एलिमेंट लेता हूं dv स्पीड का, dv, तो इसमें अगर जो मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितना है dv, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो ये है ना y, कितना है dn अपॉन dv। तो देखो, तो जो एरिया होगा dA जो एरिया होगा वो dn के बराबर होगा। नहीं आई बात समझे, dA जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, dn के बराबर होगा। और बोर्ड पे देखो एक बार, अगर जो मैं इस एरिया को कंसीडर करूं dA को, तो इसके अंदर क्या है dA, जो dA है दिस इज द एलिमेंटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डी एरिया क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, dn, यहां पे dn। अगर जो मैं इसे एरिया को कंसीडर करूं तो यहां भी dn, यहां कंसीडर करूं तो यहां भी dn, यहां पे कंसीडर करूं तो यहां भी dn। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिप बनी हुई है ना, y कितनी है dn अपॉन dv, dx कितना है dv, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी dn। तो छोटे छोटे एरिया, अब बोर्ड पे देखो एक बार, छोटे छोटे एरिया क्या देंगे, उस एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे। तो
अगर जो मैं इसे D1 मान लूं, DN2 मान लूं, DN3 मान लूं, DN4 मान लूं और सबको जोड़ दूं, कैसे? DN1, DN2, DN3 ऐसे करके मैं जोड़ दूं, इसका सम कर दूं, सम SUM सम, तो ये क्या बनेगा? सम DNI, और ये क्या होगा? एरिया। यानी कि इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। एरिया विल गिव टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, ये तो मेरे को पक्का पता है, लेकिन आप इसे याद कर सकते हो, है ना? छोटे छोटे जो एरिया है, एरिया अंडर मैक्सवेल कर्व गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप याद रख लेना, है ना? एरिया क्या होगा? एरिया इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। हाँ सर इसके इंडिकेट कर रहे हैं एस, कहाँ है एस? एस सम, सर यहाँ लिखे। सम लिख दिया मैंने, सम। जब इन छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा। तो दोबारा से बना देता हूं यहां पर, ये ऐसे करके, ये Vmax, ये 0, तो जो टोटल एरिया विल गिव टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, dN अपॉन dV, और V के बीच में ग्राफ है ना? मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वहां पर होगी Vm, या लिख लो बेटा। टोटल एरिया, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में टोटल एरिया क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। टोटल एरिया ज्ञात कर लो किसी तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। कॉपी कर लो तो बता देना साकिब। हो गया। ओके, अच्छा, अब मैं आपको इस पे पढ़ाता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यदि टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, हाँ भाई बताओ, यदि टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जैसे कोई इस गैस के अंदर मॉलिक्यूल था, वो भाग रहा था किसी स्पीड से या वेलोसिटी से, तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अब ये बताओ, यदि मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी ना? क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? सेम रहेंगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना बढ़ गए, स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो, अगर जो मान लेते हैं हम, ये मैं यहां पे बना देता हूं, है ना, ऐसे करके इस तरीके से बना देते हैं यहां पे साफ सुंदर सा ग्राफ। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लिया आपने पहले ये जो ग्राफ था dN अपॉन dV वर्सेस स्पीड का जो ग्राफ था, ऐसे बना लेना, ये T इक्वल टू 500 केल्विन पे था। क्लियर है बात? अब अगर जो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम तो 0 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम स्पीड बढ़ जाएगी और जो ग्राफ है वो इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में? ये Vmax 1 है, ये Vmax 2 है, और ये 1000 केल्विन पर है। इसके वजह से देखो,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यदि ये Vm P1 थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड V1 थी, है ना, ऐसे, तो अब यहां पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vm P2 आ जाएगी। बोलो, तो ये क्या हो गया, बढ़ गई, और मैक्सिमम स्पीड भी बढ़ गई। सही बात है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड बोथ आर इंक्रीज्ड। दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बढ़ जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ भाई, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो तो यस सर बोल देना। नेहा, प्रज्ञा, हो गया सर। अंकित, हो गया। साकिब, यस सर। ठीक है। यस सर। अब सागर, तुम मेरे को ये बताओ कि यस सर। अगर जो मैं पहले वाले केस में इसका एरिया कंसीडर करूं और दूसरे वाले केस में इसका एरिया कंसीडर करूं, तो कौन सा एरिया ज्यादा होगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। अंकित, सेम क्यों रहेगा? साकिब बताओ बेटा, एरिया क्या देता है? क्योंकि सर उसकी स्पीड चेंज होगी क्या, और वॉल्यूम तो सेम रहेगा सर उसका। वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो आप, ज्यादा बेटर है। हाँ यस सर। भाई एरिया A1 यहां पे लिख देंगे, बट एरिया अंडर कर्व रिमेन सेम। क्यों? अपने आप लिख लेना, क्योंकि एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है। एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है। हो गया भाई? यस सर। ठीक है। हाँ, ये बात है। तो ऐसे करके है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्राफ होगा ये फ्लैट हो जाएगा, है ना। यदि मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ा दूं ना, ऐसे करके, क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से, क्वेश्चन पूछा ना इसने कि ये dN/dV और ये स्पीड के बीच में ये ग्राफ है, ऐसे
फिर ऐसे, है ना, और फिर ऐसे, ये है। तो ये बताया T1, T2, T3, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये है। सही है क्या बात? ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्या बोलते हैं इसे? मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सर T3 ज्यादा नहीं होगा इसमें? हैं? T3 ज्यादा नहीं होगा? हाँ यार, T3 सबसे ज्यादा होगा। मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है अभी, सॉरी। T3 सबसे ज्यादा होगा, T2 और T1 सबसे कम होगा, ठीक है। क्लियर है क्या बात? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बात है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। dN अपॉन dV वर्सेस V का ग्राफ होता है। मान लिया किसी टेम्परेचर T के लिए है, ये T टेम्परेचर के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vmp की वैल्यू 2RT अपॉन m नॉट होती है। सही है बात? दूसरा, एक एवरेज स्पीड भी होती है ना। यहां पे लिखूं, कहीं और लिखूं? चलो इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, नीचे। ये तो हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, Vmp मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Vmp इज इक्वल टू कितना? √2RT अपॉन m नॉट, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड V एवरेज कितना होता है? √8RT अपॉन पाई m नॉट होता है, एवरेज स्पीड। साथ में जो RMS स्पीड है, RMS स्पीड बता सकते हो बेटा कितनी होती है? अंकित, साकिब, RMS स्पीड 3RT अपॉन m नॉट, 3RT अपॉन m नॉट। ग्राफ बनाना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड जो अधिकतर मॉलिक्यूल की हो। लिख सकते हो आप अपने हिंदी में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड जो अधिकतर मॉलिक्यूल की हो। एवरेज स्पीड सबकी स्पीड का एवरेज। RMS स्पीड बताया था मैंने आपको, है ना, इधर लिखकर जो अधिकतर मॉलिक्यूल की हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। ये हो गया। एवरेज स्पीड V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn बाई n। RMS स्पीड V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर Vn स्क्वायर अपॉन n का रूट। अलग अलग है सब।
हाँ भाई, देखो बोर्ड पे, यदि मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का रेशो ले लूं तो 2RT अपॉन एम नॉट इज टू 8RT अपॉन पाई एम नॉट इज टू 3RT अपॉन एम नॉट, ये आ जाएगा। साकिब समझ में आ रहा है बेटा रेशो? यस सर। अब दिए मेरे को बताओ, ये RT अपॉन एम नॉट, RT अपॉन एम नॉट, RT अपॉन एम नॉट क्या है? 2:8 अपॉन पाई इज टू √3। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आना चाहिए। RT अपॉन एम नॉट कट जाएगा, ये √2 है, ये √8 अपॉन पाई है, √3 है बेटा। सही है क्या बात? रूट एक मिनट चलो ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है। जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे 8 अपॉन पाई रूट में, तो ये आ जाता है 2.54 और इसकी वैल्यू होती है 1.73। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.6 टू 1.4, 1.4 इंटू 1.6 इंटू 1.73, ये आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये 1.73 बोर्ड पे देखो, सबसे ज्यादा ये तो हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP, सही है, ये हो गया VMP, ऐसे बना लेंगे। अब VMP तो सबसे कम है, उसके बाद क्या आएगा? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी V एवरेज यहां पर होती है, और उसके बाद क्या आएगा? RMS, V RMS, और यहां पे क्या होगा? V मैक्सिमम, और यहां पे क्या होगा? 0। तो तुम मेरे को बता सकते हो सबसे ज्यादा कौन सी होगी? RMS वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है।
कर लिया भाई कॉपी? यस सर। तो ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो इसे आप कर लेना बेटा, है ना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से 100% क्वेश्चन आएगा और केटीजी से भी आएगा ही आएगा, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। एक मिनट में इसमें देख लो क्या क्या अपने को पढ़ाना है। सही, चलो हाँ भाई, मैं स्टार्ट करता हूं थर्मोडायनेमिक्स से। हेडिंग डाल दो थर्मोडायनामिक्स, है ना। अब छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो तो मैं आपको बता ही देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, ये गैस भरी होगी इसके अंदर, चैम्बर के अंदर, यूं करके ऐसे, सही है। इस पे लगा होगा पिस्टन, ऐसे करके ये पिस्टन लगा होगा, बोलो। और इसके अंदर क्या भरी होगी, गैस भरी होगी, गैस, ठीक है। और ये है सिलिंड्रिकल पिस्टन, वो सॉरी चैम्बर, क्लियर है क्या बात, ये है। तो ये जो गैस है, इस गैस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं अपना। और गैस के बाहर की ओर जो चीज होती है, इसे क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, सिस्टम। और ये क्या है, सराउंडिंग, क्लियर है क्या बात। ये होता है सिस्टम और सराउंडिंग। बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है, हमें इसमें इतना ज्यादा जाना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो NCV इंटू टी के बराबर होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? अच्छा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स गैसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं, लॉज ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ गैसेस, गैसेस के नियम, है ना। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सही है बात, बॉयल्स लॉ। हाँ भाई, अरे बॉयल का नियम क्या होता है, क्या होता है भाई बॉयल का नियम, क्या होता है बॉयल का नियम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। कोई बता सकता है बेटा बॉयल्स लॉ क्या होता है? अरे कोई तो बता दो, साकिब, अंकित, सागर, अरे बॉयल्स लॉ एक भी नहीं बताएगा। आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर जिस पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ। अबे फर्जी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। हाँ, ये तो है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो होती है ना, बॉयल्स लॉ है, ये तो गैस है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा अच्छा,
हाँ एक मिनट वो ऐसे हो गया ना, अब आगे होगा है ना, आ गया। यस सर। हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T क्या है, यदि कांस्टेंट है तो N और R और TV क्या होंगे, कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बायल्स लॉ है, यानी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बायल का नियम भूल गए, PV इज इक्वल टू NRT में भाई किसी के अंदर गैस भरी हुई है किसी चैम्बर में और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज, यहां पे लिख लेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम for a given amount of gas, for a given amount of gas, ये होता है बायल्स लॉ। That is PV is equal to nRT if T is equal to constant, PV is equal to constant, नहीं, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant। ये होता है बायल्स लॉ, P1 V1 is equal to pressure V1 V2, है ना। इसका मतलब, इसका अर्थ हम हिंदी यूज करेंगे, है ना। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ यदि, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वाइसे वर्सा। ओके सर। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, है ना। ग्राफ किसका, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। कोई मेरे को इसका बता सकता है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, है ना, तो इसका यानी कि इज इक्वल टू के, यानी वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स का ग्राफ नहीं पता है तो याद कर लो, एक स्पेशल ग्राफ है, ये काफी यूज होगा इस चैप्टर में, है ना। ये जो ग्राफ होता है ये हाइपरबोलिक होता है। कैसा होता है, हाइपरबोलिक। ये ग्राफ होता है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बताओ, x बराबर इनफाइनाइट पर, जब x इनफाइनाइट होगा तो y कितना हो जाएगा, लगभग जीरो। ऐसे ये हाइपरबोला, क्या बोलते हैं इसे, हाइपरबोला। आप अभी के लिए इसे याद रख सकते हो या समझ भी सकते हो कि हाइपरबोला का ग्राफ होता है। हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ गैसेस। लॉज ऑफ गैसेस में
सबसे पहला नियम है बायल का नियम। बायल का नियम, यहां से पॉइंट बना के लिखिएगा। बोर्ड पे देखो एक बार, बायल के नियम के अनुसार PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब यदि मैं इसके प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ खींचूं, है ना, यदि मैं प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचूं तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा? ये P क्या हो जाएगा? Y, और ये V क्या हो जाएगा? X। ऐसे ही तो है, अरे yx इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ जो आता है वो हाइपरबोला आता है। ग्राफ क्या आएगा? हाइपरबोला। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसे। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं आई भाई बात समझ में बच्चों? किसमें? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बायल का नियम लगाते हैं। हाँ भाई, ये हो गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोर्ड पे देखो, जब इसे लिख लो तो बता देना। हो गया सर। बोर्ड पे देखो। हाँ वेरी गुड। ये देखो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट, ग्राफ आएगा हाइपरबोला। बोर्ड पे देखो, मान लिया इनिशियली ये किसके लिए होता है? ये गैस के लिए होता है। ये रहा, ये गैस है ना, इसके अंदर पिस्टन में भरी हुई है गैस। ये तो पिस्टन हो गया और चैम्बर में भरी हुई है गैस। बोलो, चैम्बर में क्या है? भरी हुई है गैस। यदि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1 है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इसके इनिशियल वॉल्यूम पर इसका प्रेशर क्या है? P1 है। तो इनिशियल स्टेट क्या है सिस्टम की? P1 V1 और इसका टेम्परेचर क्या है? T2। T टेम्परेचर तो क्या है? T। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यदि इसे भी बनाना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। हाँ भाई देखो, ये रहा, ये पिस्टन है, इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? पिस्टन को ऊपर खींचना पड़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? पिस्टन को क्या खींचना पड़ेगा? ऊपर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद? V2। तो प्रेशर, इस केस पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। तो पहले कहां पर था सिस्टम? A पे, अब सिस्टम कहां गया? B पे। कहां से? A स्टेट से B स्टेट में आ गया और B स्टेट में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या रहेगा? T ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये सिस्टम है, इस तरीके से रहेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये है बायल का नियम। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस है ना। This process is called isothermal process.
आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस कहलाती है बेटा ये? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में? सागर, साकिब, नो सर। ठीक है। तो ये बताओ, अगर जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये आंख बंद करके यदि कोई प्रोसेस ऐसे लिखी हो तो क्या कहोगे आप? पीवी ग्राफ बनाओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस है, बोर्ड पे देखो, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ये स्टेट सी है, ये स्टेट डी है। बताओ इसमें प्रेशर की वैल्यू ए से बी से सी से डी जाने पर, साकिब प्रेशर ए से बी से सी से डी जाने पर, साकिब बताओ प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ेगा। अबे प्रेशर तो कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, प्रेशर कम हो गया। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? यहां भी टेम्परेचर टी था, यहां भी टेम्परेचर टी था, यहां भी टेम्परेचर टी था, यहां भी इन सभी बिंदुओं पर प्रेशर वॉल्यूम तो घट या बढ़ सकते हैं, लेकिन इन सभी पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा? सभी पॉइंट्स पर टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये बात है। प्रेशर वॉल्यूम तो बढ़ या घट सकते हैं, लेकिन सभी पॉइंट पर टेम्परेचर सेम रहता है, जब भी तो आइसोथर्मल प्रोसेस है भैया। कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। सर ओके, बोर्ड पे देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। ये देखते ही बताओ कैसी प्रोसेस है भाई? बोलो आइसोथर्मल सर, अरे बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका टेम्परेचर है T1 और ऐसे जानिए, दूसरी प्रोसेस भी है, ये भी कैसी है? आइसोथर्मल। तीसरी प्रोसेस ऐसे है, वो भी कैसे है? आइसोथर्मल। नहीं आई बात समझ में? तो इसका टेम्परेचर T1 है, सभी पॉइंट पर T1 है, यहां भी T1, यहां भी T1, यहां भी T1। इस प्रोसेस पे, इस वाले कर्व पर यहां भी T2, यहां भी T2, यहां भी T2, यहां भी T2, और इसके सभी पॉइंट पर क्या होगा? T3 होगा। तीनों आइसोथर्मल हैं, लेकिन क्या T1, T2, T3 सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अंकित, सागर, अलग अलग होंगे। तो जैसे जैसे कर्व दूर चला जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। T3 is greater than T2 is greater than T1। ये ध्यान रखना है अपने को। टेम्परेचर भी क्या है? बढ़ता चला जाएगा।
आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ खींचना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ खींचना है। ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम, पीवी वर्सेस पी वर्सेस वी, टी वर्सेस टी एंड वी वर्सेस टी फॉर टेम्परेचर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। कॉपी कर लो तो बता देना। ओके सर। वेरी गुड। देखो, अगर जो मैं आपसे कहता कि भाई पीवी के बीच ग्राफ खींचो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो तुम यूं ही हाइपरबोला खींच देते, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं, वो तो कुछ और पूछेगा। वो क्या पूछेगा? P वर्सेस 1 अपॉन V। इससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि y इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। m क्या होता है? स्लोप। और c क्या होता है? m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। क्लियर है क्या बात? कैसे बनाते हैं बेटा इसका? ये y और x, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये होता है c और ये होता है थीटा और m होता है इसका tan थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। दोबारा से रिवाइज कर लो, कॉपी करो इक्वेशन ऑफ लाइन को। हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे को इसमें बता दो कि इफ c इक्वल टू 0 हो, c इक्वल टू 0 होगी तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। तो यानी ये लाइन कहां से होके जाएगी? यहां पे लिख देता हूं, इफ c इक्वल टू 0 तो ये जो लाइन होकर के जाती है ये ओरिजिन से पास होकर के जाएगी। ये थीटा है ना। y इक्वल टू mx, c बराबर 0, y इक्वल टू mx। स्लोप ये होती है इंटरसेप्ट, सॉरी, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे यार, मैं तो साफ कर दिया। हाँ भाई, चलो अब मैं इसे साफ कर देता हूं। बोर्ड पे देखो, अब हमें ग्राफ खींचना है पहला प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम का। इसका मतलब है ना, टेम्परेचर तो रखना है हमें कांस्टेंट। और पहला ग्राफ जो खींचना है हमें, फर्स्ट ग्राफ, वो है इस एक्सिस पे तो होगा प्रेशर और इस एक्सिस पे होगा वॉल्यूम। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है? प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम के बीच में खींचना है। तो कैसा आएगा ग्राफ, बता सकता है कोई? मैं ही बताऊंगा तभी बता पाओगे, इससे पहले नहीं बता पाओगे, है ना। बोर्ड पे देखो कैसे। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी।
n तो कांस्टेंट है, r और t सब कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया c। चलो c की जगह क्या मान ले k, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू k इंटू 1/v। भैया इसमें कोई डाउट? साकिब चलो इसे लिखते हैं हम, जो y एक्सिस पे होता है इसे लिखते हैं y और इसे लिखते हैं हम x। 1/v को क्या मान लूं? x और p को क्या मान लूं? y। वही तो कह रहा है। अरे हमेशा y और x थोड़ी ना चलते रहेंगे। y एक्सिस पे प्रेशर ले लिया तो y का रोल p निभाएगा, और x एक्सिस पे 1/v ले लिया तो x का रोल कौन निभाएगा? 1/v। अब ये बताओ ये कैसी इक्वेशन है भैया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे? ऐसे। ये बन गया। इसे साफ कर देते हैं। दिस इज प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P वर्सेस 1/v में क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। अंकित समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। कॉपी कर लो तो बता देना। लिख लेना। P को क्या मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए y, और 1/v को क्या मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए x। तो ऐसे ऐसे लिख के P को लिख लिया y, 1/v को x, y is equal to mx। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना पड़ेगा अपने को। ये हो गया पहला ग्राफ। कॉपी कर लो तो बता देना। होगा सर। सेकंड ग्राफ प्रज्ञा किस किस के बीच में खींचना है बेटा सेकंड ग्राफ? सर P वर्सेस V। P वर्सेस V, PV वर्सेस V, PV वर्सेस P। सॉरी सर, P वर्सेस V। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखूं मैं? P, और यहां लिखूं क्या? PV। यही तो बात है। सागर कैसा ग्राफ आएगा बेटा बताओ, कैसा ग्राफ आएगा? सर पीवी कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। पीवी तो आइसोथर्मल के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी पीवी किसके बराबर? हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। पीवी का मतलब क्या है? पीवी का मतलब है y। क्या मतलब है पीवी का? y। तो y की वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट। तो इसका मतलब वो प्रेशर पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो y रहेगा हमेशा कांस्टेंट। ये आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, इसमें ये तीर लगा लेना, है ना? ये आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। पीवी क्योंकि कांस्टेंट है ना, हमेशा क्या रहेगी? इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। यहां पे आप दिखा सकते हो इसे x मान लिया, इसे पीवी। y हमेशा क्या है? कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि n r t दोनों कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है। हाँ जी भाई साहब, सही है। अब सेकंड थर्ड ग्राफ किसका है? अरे मैंने मिटा दिया, देखना जरा। वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। P वर्सेस वॉल्यूम। यस सर। अरे ये तो आसान है, इसे तो मैं क्या बनाऊं बार बार, ये तो ऐसे बनेगा। P वर्सेस वॉल्यूम तो सेम ही बनेगा, इसमें तो क्या है? जल्दी करो कॉपी।
P वर्सेस T, ये बनाना है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। हाँ भाई, बता सकते हो कैसा आएगा हिसाब किताब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर? यानी कि यहां पे तो मैं मान लू प्रेशर और यहां पे मान लू टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अरे ये क्या धुंधला धुंधला हो जाता बार बार। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा, ऐसे। टेम्परेचर क्या है? हमेशा कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। हाँ भाई, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का बना देना साथ में। फिफ्थ ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। कैसा ग्राफ आएगा भाई वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का? सेम आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे, है ना? सब जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखो कैसे, ये स्टेट है, मान लेते हैं स्टेट है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V1। मान लिया ये दूसरी स्टेट है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया? मान लिया V2। ये तो V है, दिस इज V2। बोलो A से B तक एक ही स्टेट क्या होगी? प्रेशर रहेगा यहाँ P1, वॉल्यूम रहेगा यहाँ V1 और टेम्परेचर कितना रहेगा? T। इसी तरीके से P2 V2 इंटू T, इस तरीके से लिखेंगे हम स्टेट्स को। अगर जो आपसे पूछे एग्जांपल हो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अबे अब तो बना ही दोगे तुम। कैसे? इधर लिखना है टेम्परेचर, इधर लिखना वॉल्यूम, और टेम्परेचर को क्या करना है भैया? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कैसा ग्राफ आएगा? सीधा सीधा आएगा, यूं आएगा। बोर्ड पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम V1, यहाँ पे वॉल्यूम V2। ये स्टेट जो होगी P1 V1 और टेम्परेचर T रहेगा, और ये वाली स्टेट में P2 V2 और टेम्परेचर क्या रहेगा? T रहेगा। ये स्टेट होती है। स्टेट का मतलब होता है उसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से मतलब है। स्टेट ऑफ द गैस, स्टेट ऑफ द गैस का मतलब है PVT। यहां पर स्टेट ऑफ द गैस कितनी है? उसकी P1 V1 T1। यहां पर स्टेट ऑफ द गैस क्या है? P2 V2 T। ग्राफ राफ आ रहे हैं समझ में? छोटे छोटे से पॉइंट हैं ये, साफ बता देना जब कॉपी कर लो तो। ओके सर, वेरी गुड। अब हम दूसरा लिखते हैं। ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आ गई। अब हम दूसरा लिखते हैं चार्ल्स लॉ। सेकंड है हमारा, सेकंड नियम है चार्ल्स लॉ। हाँ भाई, चार्ल्स लॉ बता सकते हो? चार्ल्स का नियम, इसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसे हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कैसे? प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, चार्ल्स का नियम।
हाँ भैया, चार्ल्स लॉ बोलो। प्रेशर कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में V इज इक्वल टू एनआर अपॉन पी इंटू टी लिख सकता हूं क्या, है ना। फॉर गिवन गैस इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो NRP ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये होता है चार्ल्स का नियम। थोड़ा तेजी से लिख लो बेटा, है ना, खत्म करा देता हूं इसे, टाइम बहुत हो गया। थोड़ा तेजी से लिख लो हाथ चला के। ओके सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट V अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ गई बात। हाँ भाई, बोर्ड पे देख लेना। V इज इक्वल टू KT लिख सकता हूं क्या इसे, K फॉर कांस्टेंट। बोलो, अगर जो मैं इसके लिए V इज इक्वल टू KT में वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, प्रज्ञा कैसा ग्राफ आएगा बेटा, है भी नहीं, अरे कैसा ग्राफ आएगा प्रज्ञा। हाइपरबोलिक आएगा ना। अच्छा, अरे V इज इक्वल टू KT। इनवर्स नहीं सर, ये तो स्ट्रेट लाइन जाएगी सर। स्ट्रेट लाइन जाएगी ना। किस साइड? इसे क्या मान लो y, इसे क्या मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू kx। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके। यहां पे देखो, यहां पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, तो यहां पर टेम्परेचर T2 है और यहां वॉल्यूम कितना हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपन। यहां वॉल्यूम कितना हो गया V2, यहां टेम्परेचर कितना हो गया T2, ऐसे करके ये रहा, ऐसे। बोर्ड पे देखो, इससे क्या पता लगता है, इफ एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल, अरे देखो ना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये देखो, पहले T1 था, वॉल्यूम V1 था, अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। जल्दी कॉपी करो तेजी से, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इसकी, मैं सेंड कर दूंगा शाम तक, कल तक, है ना। डन सर बोल हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अब इधर देखो यहाँ पे, अब मैं यदि ग्राफिकल ग्राफ खींचता हूं, है ना, ग्राफ कैसे, फॉर P इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ग्राफ बनाना है अपने को, किस किस के बीच में, V बाई T और T के बीच में। V बाई T, चलो छोड़ो, पहले ये बनाओ, V और 1 अपॉन T के बीच में ग्राफ बनाना है अपने को। बना सकते हो भाई, देखो कैसे बनाएंगे। P
P कांस्टेंट है, तो जब P कांस्टेंट है तो कितना है, V इक्वल टू KT, ये तो बनेगा ही बनेगा। हमें इसे क्या लिख लेना है, Y, बोलो। और इधर देखो, मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं V अपॉन टी इक्वल टू के। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, V अपॉन 1 अपॉन टी इंटू के इक्वल टू के? अरे मेरे को बात बता दो, ये 1 अपॉन टी, मेरे को ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, V के बीच में और 1 अपॉन टी के बीच में। तो यहां पे T था तो मैंने उसे क्या बना लिया, 1 अपॉन टी। अब ये देखो, ये क्या है, Y, और ये क्या है, X इक्वल टू के। बताओ कैसा ग्राफ आएगा? सर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। वॉल्यूम और 1 अपॉन टी में हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा ऐसे, ये रहा। और वॉल्यूम और टी में कैसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम और 1 अपॉन टी में कैसा ग्राफ है, हाइपरबोला, आपके सामने है। तो ध्यान रखना किस किस के बीच में पूछा है, कभी पेल के आ जाओ एक ही टाइप से। किसके लिए प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा बना देते हैं। चलो इसे फर्स्ट लिख लो। सेकंड कौन सा ग्राफ बनाना है, आपको बनाना है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, वॉल्यूम और प्रेशर में, वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ। वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ। ठीक है भाई? अरे कोई तो बता दो चाचा, कैसा ग्राफ आएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस, पैरेलल लाइन जाएगी, पैरेलल। प्रेशर कांस्टेंट है ये रहा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम कुछ भी हो। ये रहा वॉल्यूम, मान लिया ये V2 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, V1 था, और प्रेशर तो क्या रहेगा, P, ऐसे ही रहेगा और क्या है। इसी तरीके से यदि मैं इसके नीचे थर्ड में पूछूं किसका, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, इसमें भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। बताओ भाई, फोर्थ का आंसर। सर V अपॉन T कांस्टेंट हो, कैसा ग्राफ आएगा, कैसा, कांस्टेंट तो होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कौन से एक्सिस, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस पर। वेरी गुड, ऐसे। साकिब ये रहा, V बाई टी तो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये आ गया ना, ये ना ऐसे रहेगा। ठीक है, T1 और ये T2, और ये है T एक्सिस के बीच का ग्राफ, ऐसे। अब मैं तुम्हें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, एक बहुत ही इंपोर्टेंट। एग्जाम्पल नहीं, ऐसे नहीं, ये बताओ कौन सी प्रोसेस है,
हाँ भाई, कोई बता सकता है देख करके कौन सी प्रोसेस है? सर आइसोबारिक। आइसोबारिक है ना? कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक। बोर्ड पे देखो, प्रज्ञा, साकिब इधर देखो बेटा। कैसे? मान ले पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, V इज इक्वल टू एनआर अपॉन पी इंटू टी, V इज इक्वल टू एम टी, ऐसे लिख लू एम एम। हाँ भाई, एम। व्हाट इज एम? ये जो थीटा है, टेन थीटा को ही एम बोलते हैं, और एम किसके बराबर है? एनआर अपॉन पी के बराबर है। साकिब क्लियर है क्या बेटा बात? जो इसकी स्लोप है वो एन इंटू आर इंटू पी के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लोप है यानी थीटा है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेन थीटा, बताओ अगर जो पी बढ़ाएंगे तो टेन थीटा घट जाएगा, यानी कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लगभग ऐसे बोल सकते हैं हम। दैट इज इफ थीटा बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, एंड दैट इज इफ थीटा छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात है, स्लोप से संबंधित है। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी लाइन की उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी स्लोप कम होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या ये भी कह सकते हैं tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। सर हाँ, आप अभी कब तक पढ़ पाओगे? 2 मिनट बस, लास्ट है ये। सही है? बोर्ड पे देखो, एग्जाम्पल, फाइंड वेदर P1 is greater than P2 और P2 is greater than P1 in following graph। कैसे? ये हो गया प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, और एक प्रोसेस है ये फर्स्ट प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस। इसमें प्रेशर P1 है, इसमें प्रेशर P2 है। प्रज्ञा, नेहा, बताओ बेटा, ये गैस है, दूसरी गैस है, इसमें प्रेशर P2 है, इसमें प्रेशर P1 है, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? पहले बताओ ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक। अबे प्रेशर कौन किसका ज्यादा होगा? जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। ऐसा तो किसका प्रेशर है? P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? P2। P1 ज्यादा है भैया। देखो यहाँ पे स्लोप P1, स्लोप P1 की ज्यादा है। ये रहा P1। ये कितना है? θ1। ये कितना है? θ2। इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P1। कौन सा ज्यादा होगा? θ1 is greater than θ2, इसलिए P1 is greater than P2। Which option is correct? This option is correct। सही है बात? सर आपने तो बोलता थीटा ज्यादा होगा तो पी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना tan थीटा के पी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। सुनिए, θ1 is greater than θ2। अबे जिसका थीटा ये है, गलत बोल दिया है ना? P1 is greater than P2। अब मेरे को बंद करने का दिमाग चल रहा है ना, ये रहा। तो बेटा प्रेशर P2 ज्यादा होगा, P1 कम।
जिसका थीटा कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बात? यस सर। चलो ठीक है, फिर तो आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस तो हो गई है ना, आइसोकोरिक और बस तो ठीक है, हो जाएगा है ना, 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको जो रिपीट करना हो, जिसका छूट गया हो कर सकता है ना, आप देख लेना, अधिकांश एकेडमी पे डालता रहूंगा, उसमें आप लेक्चर दे भी सकते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। क्लियर है क्या बात? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई। ओके सर। ओके बाय।